अच्छा हुआ कि कनाडा का बॉर्डर इंडिया के आसपास नहीं है, नहीं तो गोदी एंकर्स अब तक टोरंटो पहुंच के उसे अखंड भारत का हिस्सा बना देते। मिस्टर टूडू, तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको नियुक्त कर देंगी कनाडा। तुम्हारी हस्ती क्या है? एडिटर मुझे मालूम है तुम ये छुप छुप के ना इसी लाउडस्पीकर को देखते हो, लेकिन फैक्ट तो यही है कि गोदी मीडिया के इस सेल्फ डिक्लेयर्ड विक्ट्री के बावजूद, कैनेडियंस के लिए वीजा प्रोसेसिंग रोकने के बावजूद कुछ ऐसी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जिससे कनाडा का पल्ला अभी थोड़ा सा भारी हो गया है अगेंस्ट इंडिया, और मोदी सरकार में थोड़ा सा सन्नाटा भी फैलने लगा है। जब जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन संसद में उठ के हमारे देश के खिलाफ उंगली उठाई, तब देशभक्त पर भी हमने कनाडा को आड़े हाथ लिया था। फैक्ट्स और प्रूफ की बात हमने यहां भी इस एपिसोड में की थी जो हमने आपके लिए बनाया था 5 दिन पहले। लेकिन पिछले इन्हीं 5 दिनों में अस वर्सेस देम में इस लड़ाई में नैरेटिव कुछ हमारे हाथ से लग रहा है फिसलने लगा है, और उसके ऊपर यूएसए ने भी हमें काफी बढ़िया तरीके से बैकस्टैप किया है। मतलब जिनको हमने इतनी हग्गी दी, उन्होंने हमारे ऊपर हग दिया। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि भाई इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, 2-2 एपिसोड एक हफ्ते में डाल रहे हो देशभक्त, क्या प्रॉब्लम है? वेल, ये हमारे देश के डिप्लोमेटिक इतिहास में 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई वेस्टर्न नेशन हमारे देश पर यह इल्जाम लगा रही है कि हमने उनके देश में जाकर अपना एजेंट लगाकर उनके जमीन पर उनके सिटीजन को मार डाला। चलो मान लिया एक एलिजेड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ही सही, लेकिन फिर भी उनके देश के लिए यह एक सॉवरेनिटी का मामला उठता है, और वो तो बोलेंगे कि भाई हमें कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। और इसी लड़ाई में यूएसए किसकी तरफ जाता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली मामला जियोपॉलिटिक्स का है। तो पहले चुप्पी रखने के बाद अब यूएसए खुल के इस मामले में सामने आ चुका है। डिप्लोमेटिकली वो दोनों देशों से कह रहा है कि नहीं देखिए हम आपके साथ हैं, दोनों देशों को संभालने की कोशिश कर रहा है, शांति रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन टॉप यूएस ऑफिशियल्स की भाषा थोड़ा सुन लो, समझ में आ जाएगा कि हवा किस तरफ बह रही है, नैरेटिव किस तरफ जा रहा है। और ये मैं टॉप यूएस डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूं। जॉन कर्बी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस हैं ये भाई साहब। दीज एलिगेशंस आर सीरियस, माने कनाडा के एलिगेशन सीरियस है, एंड वी नो दैट द कैनेडियंस आर इन्वेस्टिगेटिंग इट। वी सर्टेनली डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, माने हम इस इन्वेस्टिगेशन में कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। वी अर्ज इंडिया टू cooperate in those investigations as well. This is the kind of an attack that obviously we want to know is handled in a transparent, thorough way, and that Canadian people can get answers to this. So we are going to stay in touch with our partners, both countries, and again we want to see the investigation to be able to proceed unhindered and let the facts take us where it may. So basically हम तो भैया फैक्ट्स के पीछे जाएंगे, हम किसी को नहीं रोक रहे हैं। एरिक गार्सेटी, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, ऑब्वियसली क्या कह रहे हैं? ऑब्वियसली एनी एलिगेशन लाइक दिस शुड बी ट्रबलिंग टू एनीवन। चिंताजनक एलिगेशन है ये कनाडा का, बट विद एन एक्टिव क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आई होप दैट वी कैन मेक श्योर दैट द परपेट्रेटर्स आर ब्रॉट टू जस्टिस। दरकिनार नहीं किया, खारिज नहीं किया, कनाडा के इस एलिगेशन को सीरियस बता रहे हैं यूएस एम्बेसडर टू इंडिया ही। जेक सुलिवन ले लीजिए, एनएसए, बहुत ही सीनियर पोजीशन की बात कर रहा हूं। यूएस सपोर्ट्स कनाडाज एफर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग ऑफ निज्जर। नो कंट्री, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नो कंट्री कैन गेट एनी स्पेशल एग्जेम्पशन फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। We support the efforts that are undertaking in this investigation and have also been in touch with the Indian government as well. And finally, Antony Blinken, US Secretary of State. भाई इससे ज्यादा अब तो बस अब प्रेसिडेंट बाइडेन ही बोलने को रह गए हैं। We have been consulting throughout very closely with our Canadian colleagues. ध्यान से सुनिएगा, not just consulting, कोऑर्डिनेटिंग विद देम ऑन दिस इशू। हम उनके साथ संपर्क में नहीं है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इट इज क्रिटिकल दैट द कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड। इट वुड बी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया वर्क विद द कैनेडियंस। हमें बोला जा रहा है कि देखो ज्यादा उछलो मत, इनके साथ काम करो। वी वांट टू सी अकाउंटेबिलिटी, हमसे जवाबदेही बोल रहे। वी वांट टू सी अकाउंटेबिलिटी एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इन्वेस्टिगेशन रन इट्स कोर्स एंड लीड टू दैट रिजल्ट। यूएस किसके तरफ है? कमेंट्स पे लिख के जरा बताना
क्या मैं ज्यादा पैरानॉइड हो रहा हूं कि इस भाषा को पढ़ के समझ में आ रहा है कि इंडिया के सपोर्ट में कोई भी हमारा सो कॉल्ड एलाई नहीं है? यूके भी चुप्पे साधी हुई है, यूएसए तो एकदम कनाडा के गोदी में जाकर बैठा हुआ है, कनाडा हम पर बार बार प्रहार कर रहा है। और तो और यूएस एम्बेसडर टू कनाडा डेविड कोहेन ने यह कंफर्म किया है पिछले ही कुछ दिनों में कि हरदीप सिंह निज्जर के केस में जो इंटेलिजेंस कनाडा को मिली थी, जो सर्वेलेंस डेटा है उनके पास, वो सिर्फ कनाडा से ही नहीं बल्कि फाइव आईज उसमें इन्वॉल्व थे। फाइव आईज एक बहुत ही तगड़ा इंटेलिजेंस अलायंस है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके के बीच में। मतलब ये सारे देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने साथ में काम किया और अपना सर्वेलेंस एक दूसरे के साथ शेयर किया, और कनाडा के ट्रूडो ने इस डेटा के बुनियाद पर इंडिया पर आरोप लगाया, अपने संसद में खड़े होकर आरोप लगाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस, एंड आई कोट, प्रोवाइडेड द कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो बेस इंफॉर्मेशन है वो यूएस ने, हमारे सो कॉल्ड न्यू फ्रेंड, हमारे तू तड़ाक एलाई, हमारे दोस्त यूएस ने कनाडा को सप्लाई किया। कनाडा ने फिर इंडियन डिप्लोमेट्स का फोन टैप किया और ठोस सबूत, ठोस रिकॉर्डिंग अपने हाथ है उनके पास। अब ये डेवलपिंग स्टोरी है और इसके डिटेल्स धीरे धीरे अभी बाहर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो रिलेशंस हैं वो भी धीरे धीरे बिगड़ ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। कनाडा ने इंडिया के रॉ ऑफिसर को एक्सपेल कर दिया, इंडिया ने सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को यहां से एक्सपेल कर दिया। इंडिया कह रही है कि वो उन लोगों के ओसीआई, ओवरसीज इंडियन कार्ड्स को भी रद्द कर देगी जिनके एलिजेड खालिस्तानी लिंक्स हैं। और विश्व स्तर पर इंडिया ने ये एलिगेशंस डिनाई कर दिए हैं और कहा है, एक खुला चैलेंज दिया है कि देखो भाई, बात अपनी साबित करो, सबूत है तो सबूत दिखाओ। हां, हमें प्रूफ बिल्कुल मांगना चाहिए, पर इस तरीके से पब्लिक फेस ऑफ में नहीं, न्यूज चैनल्स के जरिए नहीं, अस वर्सेस देम करके नहीं, बंद दरवाजे के पीछे डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू। अगर फाइव आईज इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स बाहर आ जाते हैं तो पब्लिक आई में हमारी ही डिप्लोमेटिक छवि कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेज पर खराब होगी। आरोप सच है या नहीं ये बात छोड़िए, हमारे देश के लिए ऐसा पब्लिक ट्रायल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम एक तरफ विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर ऐसे एलिगेशन लगेंगे हमारे डेमोक्रेसी पे और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, तो उसमें प्रॉब्लम जरूर आएगी। क्योंकि ये जो घर में घुस के मारूंगा की जो पॉलिटिक्स है, ये डोमेस्टिकली इसके लिए ऑडियंस है, लोग बहुत खुश होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस मस्कुलर पॉलिटिक्स की लिमिट है इंटरनेशनली। सोशल मीडिया पर आप जो भी पढ़ ले, लेकिन कनाडा पाकिस्तान नहीं है यार, वहां जाकर आप हैंडपंप उखाड़ नहीं सकते हो। डजंट वर्क लाइक दैट। पहले दिन से मोदी सरकार ने यह स्टैंड अपना रखा है कि भाई कनाडा ने तो हमारे साथ मैटर डिस्कस ही नहीं किया है, हमें तो कोई प्रूफ ही नहीं दिया, अपनी बात साबित ही नहीं की और हमारे ऊपर लालछन लगा दिया। यही कार्ड हमने पहले दिन से खेला है और एक हफ्ता होने को आ रहा है। लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके जो एनएसए है जोडी थॉमस, पिछले महीने 2 बार दिल्ली आए ये केस को एनएसए अजीत डोवाल के साथ डिस्कस करने के लिए। लेकिन अब यूएस मीडिया में यह बात साफ हो चुकी है कि फाइव आईज की यह रिपोर्ट G20 में भी डिस्कस हुई थी और खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह मैटर कुछ लीडर्स ने रेज किया था। तो अब जो यह नैरेटिव है, आप देश में नैरेटिव सेट कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली यह नैरेटिव हमारे हाथ से फिसल रहा है। ट्रूडो, जिसके साथ मोदी का एक्स्ट्रा 2A भी चल रहा था कुछ टाइम पहले तक, वो लगातार इंडिया पर निशाना साधे जा रहे हैं। और ये एक बार नहीं कि पार्लियामेंट में बोला, बाहर जाकर भी जब मीटिंग्स है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां भी यही बात दोहरा रहे हैं। यूएसए, जिसके साथ एक टाइम पर मोदी जी का तू तड़ाक चल रहा था, अभी उसी यूएस ने कह दिया है कि भाई देखिए, हां हमने इंटेलिजेंस शेयर की थी कनाडा के साथ और अब इंडिया को कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। क्या फकीरी है भाई यूएस में भी। देखिए, बहुत लंबे टाइम से कनाडा और इंडिया के बीच में खालिस्तान का इशू को लेकर तनाव तो चलता आया है। बेचारे ट्रूडो जब इंडिया भी आए थे तो मोदी जी उनको ताजमहल तक नहीं ले गए, अपने फैमिली के साथ अकेले ही फोटो खिंचवानी पड़ी ट्रूडो को। मगर ऐसा क्यों हो गया कि अचानक से ये इशू इतना तूल पकड़ चुका है? यूएस और फाइव आईज का ये जो ओपन इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया को कहीं कटघरे में लाने के लिए तो नहीं है, और वो भी ठीक G20 के बाद। कुछ का तो यह मानना है कि ट्रूडो ने यह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए किया है, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग्स कनाडा में गिर रही हैं और वो थोड़ा सा सीना तान के नेशनलिज्म वो भी खेलना चाहते थे और थोड़ा वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स एलाइज का भी प्रेशर है। इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में काफी डिटेल में आपको बता दिया था कि जगमीत कौन है और ट्रूडो के हाथ बंधे क्यों हैं। एक और थियरी है कि वेस्टर्न पावर्स इंडिया को बतलाना चाहती है कि भाई देखो, बॉस तो हम ही अभी हैं,
बाइडेन ने वैसे में भी वियतनाम जाकर इंडिया के रिलीजियस फ्रीडम पर टिप्पणी कर दी और निज्जर केस में वेस्ट को एक पोस्ट डेटेड चेक सा मिल गया है जिससे वो इंडिया पर एक डिप्लोमेटिक तलवार लटका सके कि देखिए आपने फॉरेन सॉइल में ऐसा काम किया है, बहुत गलत काम किया है और डिप्लोमेटिकली हम आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। कुछ ने तो यह भी नोटिस किया कि यह अनाउंसमेंट के ठीक बाद ज़ेलेंस्की ट्रूडो से मिलने आए। कहीं ये पूरी चीज इंडिया का जो प्रो रशिया स्टैंड है उसको इंडिया को निशाना बनाने के लिए तो नहीं किया गया कि तुम तो बहुत प्रो रशिया हो, बहुत रशियन ऑयल खरीद रहे हो। लेकिन जो भी स्पेकुलेशन हो, अगर हम उसको साइड में भी रख दें, इतनी बात तो साफ है कि एक इंसान के मौत और कुछ एलिगेशंस का यह मामला नहीं है। इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, एक प्लानिंग है और कनाडा के यूएस लीडर्स कहीं ना कहीं तो एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिससे उनको डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और जियोपॉलिटिक्स में भी उनको फायदा मिले। रीजन जो भी हो, एक देशभक्त होने के नाते आपके जहन में भी सबसे बड़ा सवाल तो आ रहा होगा कि ऐसे चक्कर में, एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट में हम फंस कैसे गए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया, कोई लाल आंख नहीं दिखाई गई है। हां ठीक है, वीजा सर्विसेज कैंसिल हुई हैं, लेकिन उसके बाद हम ठंडे पड़ रहे हैं। हां, जयशंकर जी ने वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स, उनके दोगलापन को कॉल आउट करने की कोशिश की है, लेकिन उस स्टेटमेंट का कोई खास इंपैक्ट पड़ा नहीं है। अभी ये जो फाइव आईज हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो तो अभी कनाडा का ही साथ देते हुए लग रहे हैं। पर फिर भी हम इस पोजीशन में आए कैसे? क्या हमारी ही फॉरेन पॉलिसी में कोई फेलियर है कि हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया? क्या हम वेस्ट को कुछ ज्यादा ही आजकल ट्रस्ट करने लगे, जिसका इल्जाम हमें अभी दिख रहा है? या हो सकता है कि वेस्ट को बस इंडिया से मतलब का काम हो और उसके बाद जिसके साथ जाना हो उसी के साथ ही वो जाएंगे। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का ये जो पावर ब्लॉक है, यानी कि जो अटलांटिक ब्लॉक है, वेस्टर्न कंट्रीज का, यूएस का जो नेटो ग्रुप है, और आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो बहुत साफ साफ ये बात दिखती है कि ये खुद के इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं। किसी भी तरीके से दूसरे देशों को ओवरथ्रो कर लेंगे, डेमोक्रेसी ओवरटेक कर लेंगे और कभी कभार तो डायरेक्टली इन्वेड भी कर चुके हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं और एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। साउथ अमेरिका के लगभग सारे देशों में आप देख लीजिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को यूएसए ने किस तरीके से बंदूक के नोक पर गिराया हुआ है, वहां रजीम चेंजेस कराई हुई हैं। तब सब कुछ डिप्लोमेटिकली ओके था, तब सब कुछ नॉर्मल था। सब अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो पनामा हो, निकारागुआ हो, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब चिल्लाते चिल्लाते इराक को इन्वेड कर दिया, लेकिन न्यूक्लियर तो छोड़ो, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तक नहीं मिले। मगर हां, सद्दाम हुसैन जो वेस्ट की जी हुजूरी नहीं करता था, जिसको आपने डिक्टेटर करार दिया, उसको गायब कर दिया। और उसके बाद इराक ईरान में क्या हो रहा है और कैसे आईसिस पैदा हो गया, यह हमने सबने देखा। लिबिया में गद्दाफी के अगेंस्ट आपने युद्ध छेड़ दिया स्टेबिलिटी लाने के नाम पर। हाँ, यूके, फ्रांस एटसेट्रा एटसेट्रा। आज क्या हो रहा है? आज इतने सालों बाद भी लिबिया जल ही रहा है। सऊदीज को मस्त वेपन सप्लाई किया जा रहा है ताकि वहां की सरकार यमन को मिलिटरीली अपने कंट्रोल में रख पाए। रशिया थ्रेट है, उसको मिलिटरीली इंसर्कल कर लो। चाइना शायद आपका वर्चस्व कल फ्यूचर में चैलेंज कर दे, तो चाइना को भी इंसर्कल कर लो, उसे कंटेन करने की कोशिश करो। वहां अगर आप ईरान की बात करो तो वहां तो जनरल कासिम सुलेमानी को तो आपने सीधे ड्रोन स्ट्राइक से ही मार दिया। हाँ, वहां सॉवरेनिटी, एयर स्पेस, डिप्लोमेसी, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां बिल्कुल सारा कुछ एक्सेप्टेबल है। तो देखिए, ये सारी बातें डिप्लोमेसी की ठीक है सुनने के लिए, लेकिन हो ये गया है कि शायद भारत ने पहली बार ऐसा किया हो या उनको पहली बार ऐसा सबूत मिला हो, तो वो भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है भी, चाहे वेस्ट की हिपोक्रेसी है भी, लेकिन आपको तब भी इस सिचुएशन को हैंडल तो करना पड़ेगा। अगर आपने यहां कुछ कांड किया है अपने इंटरेस्ट के लिए, तो ब्लोबैक होगा। और इस बात का सार यही है कि नेटो के लिए, ये फाइव आइज के लिए, अटलांटिक पावर्स के लिए बस ये दोस्ती यारी बस पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए है, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए है। जब तक इंडिया चाइना को एक काउंटरवेट की तरह एक्ट कर रहा है, वो हमारा इस्तेमाल करेंगे, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपने भी कोई वहां कुछ लाल आंख दिखा दी, तो वो आपके अगेंस्ट भी हो जाएंगे। अरे एंटी तालिबान प्रो डेमोक्रेसी फाइटर्स को प्लेन से बाय बाय बोलकर चले गए, तालिबान के साथ हाथ मिला दिया। आप उस यूएस से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हमारा साथ देंगे? तो ये वेस्ट का दोगलापन है, हमें इसके साथ ही डील करना पड़ेगा। कहीं हम ये तो नहीं सोच रहे थे कि हम ये सब करेंगे और उसके बाद वेस्ट हमारा साथ देगा।
तो मेरे ख्याल से इस इंडिया कनाडा होल इशू में कुछ लेसन्स तो जरूर है। पहला लेसन तो यह है कि पूरे कनाडा वाले इस मामले में जो घर में हम घुसकर मारने की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये जो मस्कुलर नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसे हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को और एम्युनिशन मिल जाता है। जिस तरीके से ट्विटर पर इस डेथ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, गोदी मीडिया इस पर पटाखे फोड़ रही है, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स को बोला जा रहा है कि तुम अपने घर से बाहर मत निकलो इंडियन ट्विटर हैंडल से, तो इससे एक एंगल मिल जाता है उन लोगों को ये बोलने के लिए कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, यहां तो सरकार और सरकार के जो प्रो ट्विटर हैंडल्स हैं वो इस मामले को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा रोकने की जरूरत है। दूसरा, ये जो ट्रूडो को खालिस्तानी टेररिस्ट सिंपैथाइजर जो बनाया जा रहा है, ऑल्दो कनाडा में ये टेरर सिंपैथी का प्रॉब्लम रहा है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो आप विक्टिमाइजेशन का अगर आप गेम खेलेंगे तो इससे फायदा किसी को नहीं होने वाला है। ऊपर से ये स्टैंड ऑफ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ये एक पब्लिक ट्रायल बन जाएगा। तो जो भी आपको करना है, कोऑपरेट करना है, नॉन कॉर्पोरेशन करना है, इस मैटर को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा बंद दरवाजे के पीछे। ठीक है भाई, मान लिया आपको मोसाद बनना है, आपको इजराइल बनना है, दुनिया भर में टेरर कहीं भी हो, एंटी इंडिया वॉइस कहीं भी हो, उसको आपको खत्म करना है, लेकिन इजराइल या मोसाद ऐसे एक्टिविटी के बाद पटाखे नहीं फोड़ती है। और अगर हम इस केस में इन्वॉल्व हैं निज्जर के मामले में, तो हमें डैमेज को इमीडिएटली लिमिट करना पड़ेगा। देखिए कोई तो कोई ब्लोबैक आएगा, और अगर आपने इस मामले में ट्रेल छोड़ा है, सबूत छोड़ा है, तो ब्लोबैक तो आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक सैक्रिफाइशियल लैम्प दिखाना पड़ेगा कि देखिए हम बैक डाउन कर रहे हैं। नहीं तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हम कनाडा में घुस के लोगों को मारेंगे और दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलोगे कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते हो। इंटरनेशनल मीडिया अभी तो ये दिखा रहा है कि कनाडा का एडवांटेज बन रहा है, जो एलाइज हैं वो कनाडा के साथ हैं, एविडेंस है। ये बात भी सामने आ रही है कि ये एविडेंस इंडिया के साथ डिस्कस हुआ था और उसी के बाद ये मामला फिर कैनेडियन पार्लियामेंट में उठाया गया है। तो हम नेशनल नैरेटिव कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनेशनल नैरेटिव नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंबैरेसिंग चीज ये हो जाएगी अगर ये बात सामने आती है कि हमारे एजेंट्स ने शायद डायरेक्टली भी नहीं, लोकल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया था, और वो गैंगस्टर्स पकड़े जाते हैं और फिर वो बीन स्पिल कर देते हैं, तो वो ज्यादा ही इंबैरेसिंग होगा। हो सकता है इस केस में ये डेवलपमेंट भी आने वाला है। और फाइनली तो यही कहूंगा कि कनाडा इज अ वेरी वेलकमिंग कंट्री, चाहे वो इंडियंस के लिए हो, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हो, जो लोग वहां जाना चाहते हैं, वहां सेटल करना चाहते हैं। तो कहीं इस तूतू में जो कि पीछे कर सकते थे, डिप्लोमेटिकली कर सकते थे, ये जो हम मीडिया में उछाल रहे हैं, सोशल मीडिया में उछाल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कहीं इससे जो हमारी छवि है वहां कनाडा में वो खराब ना हो, और वो जो 1.5 1.8 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है